गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा था, अब उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं AS19। AS19 बहुत ही इंपॉर्टेंट एएस है। सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो इस अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। AS19 में देखो हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो AS19 को आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि कोई भी चीजें अगर समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन बनाने में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि अगर आप एएस में मार्क्स नहीं उठाते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। तो एक एक चीज को समझना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा उसके बावजूद ही आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। पहले तो हम देखने वाले हैं लीज का डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज में जो फाइनेंस लीज है इस पे क्वेश्चन आएगा, मार्क करो इंपॉर्टेंट। इसके इंडिकेटर्स पे प्रैक्टिकल भी एंड नॉर्मल थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आया भी है, अभी डिस्कस करेंगे। फिर अकाउंटिंग ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इसको पढ़ेंगे पर आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आया तो बहुत बढ़िया, सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंस लीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें कुछ तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कुछ टर्म्स की, इस पे भी क्वेश्चन आया है। चाहे वो ऑनर्ड फाइनेंस इनकम हो, बहुत बार पूछा है कि ऑनर्ड फाइनेंस इनकम निकाल के बताओ, या फिर इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न जिसको IRR भी बोल सकते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक लेसर कितना कमाता है अपने लीज एग्रीमेंट से, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हो, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद अकाउंटिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आएंगे अकाउंटिंग पे। फाइनेंस लीज के केस में, लेसर अपने बुक में क्या अकाउंटिंग करेगा और लेसी अपने बुक में क्या अकाउंटिंग करेगा, बहुत ही आसान है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी मार्क करो इंपॉर्टेंट, ठीक। स्पेशल केस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड डीलर इन केस ऑफ फाइनेंस लीज लिख लो। इन केस ऑफ फाइनेंस लीज के केस में मैन्युफैक्चरर एंड डीलर का केस पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आया तो नहीं है पर एएस में कवर्ड है तो कभी भी पूछ सकता है। सेल्स एंड लीज बैक इंपॉर्टेंट, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो ये ऑपरेटिंग वाला इंपॉर्टेंट है, इसी पर से क्वेश्चन आता है, तो ये भी पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग लीज के केस में अगर सेल्स एंड लीज बैक है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद जो अगला है आउट ऑफ स्कोप, ये क्या है, कौन कौन सी एग्रीमेंट है जो AS19 कवर नहीं करता। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके नॉलेज के लिए। एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कि लेसर और लेसी अपने बुक में क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उनके लिए, चाहे ऑपरेटिंग लीजो या फाइनेंस लीजो, ये भी आपके नॉलेज के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लीज का डेफिनेशन, लीज का मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश किया है, ठीक है। इसको समझते हैं पहले, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। मान लो दो पार्टी, एक है मिस्टर करण और सेकंड पार्टी है मिस्टर अर्जुन। सेकंड पार्टी कौन है, मिस्टर अर्जुन। मिस्टर कर्ण है जिनके पास एक एसेट है, ही इज द ओनर ऑफ एसेट, ठीक है। मिस्टर अर्जुन क्या है, उसको वो एसेट चाहिए अपने बिजनेस में, मान लो प्रोडक्शन में। मान लो मिस्टर कर्ण के पास क्या है, या मिस्टर AB भी बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं। मिस्टर कर्ण के पास क्या है, इक्विपमेंट है। मिस्टर अर्जुन को वो इक्विपमेंट चाहिए, ये सेकेंड पार्टी है, ठीक है, यूज के लिए, अपने प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, है ना। तो ये चाहे तो एक एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें मिस्टर करण बोलेंगे कि मैं आपको अपना इक्विपमेंट यूज करने देता हूं, मैं अपनी इक्विपमेंट यूज करने का राइट आपको देता हूं, आप यूज करिए इक्विपमेंट ले जाके, बदले में आप मुझे क्या दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, इक्विपमेंट का रेंटल चार्ज, है कि नहीं। तो इस एग्रीमेंट को जहां दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक पार्टी जो ऑनर है उसको बोलते हैं लेसर, जो यूज कर रहा है उस इक्विपमेंट को, जिसको वो इक्विपमेंट चाहिए, उसको बोलते हैं लेसी। एंड इस एग्रीमेंट को बोलते हैं जहां पे लेसर ने क्या दिया, राइट दिया यूज करने का, है कि नहीं, और लेसी ने बदले में क्या किया, पीरियोडिक पेमेंट। चाहे पेमेंट वन टाइम भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, जनरली पीरियोडिक पेमेंट होती है कि नहीं। एंड ये एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो इस टाइप के एग्रीमेंट को बोलते हैं लीज एग्रीमेंट, ठीक है। आओ जरा डेफिनेशन पे। लीज इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है वेयर बाय लेसर, जिसमें लेसर जो कि कौन है, ऑनर ऑफ एसेट, कन्वे राइट टू यूज द एसेट टू लेसी, क्या देता है, राइट टू यूज, उस एसेट को यूज करने देता है, किसको, लेसी को, इन रिटर्न ऑफ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट, बदले में लेसी क्या देता है, पेमेंट करता है, ठीक है। वो पेमेंट वन टाइम भी हो सकता है, सीरीज ऑफ पेमेंट भी हो सकता है, ओवर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
ओवर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम क्या हो सकता है, 3 साल के लिए दे दिया अपना एसेट, 5 साल के लिए दे दिया अपना एसेट, तो इसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट में क्या होता है, एक जो ऑनर होता है जिसको लेसर बोल रहे हैं, वो अपना एसेट का राइट देता है कि आप ले जाइए, मेरा एसेट यूज करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बदले में उसको पेमेंट मिलती है लेसी से। चलो, लीज दो टाइप्स के होते हैं, एक फाइनेंस लीज और दूसरा ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज ऐसा लीज है जहां पे एसेट के साथ साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड जो एसेट के जुड़े हैं ना, वो भी ट्रांसफर हो जाता है। लीज इन विच या फिर लीज विच ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ द एसेट। जो भी एसेट के ओनरशिप से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड है जो एसेट में जुड़ा है, फॉर एग्जांपल रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ एसेट्स, तो रिस्क या फिर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मान लो कि एसेट का प्राइस बढ़ गया, एसेट रेयर हो गया, ठीक है कि नहीं, तो उसकी वजह से जो बेनिफिट जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। तो रिस्क और रिवॉर्ड, एसेट के साथ साथ रिस्क और रिवॉर्ड भी अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब अदर देन फाइनेंस लीज, यानी कि जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। सिंपल सा डेफिनेशन है, अभी डिटेल में आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो कहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता होगा, सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि रेंटिंग अ हाउस बाय टेनेंट, रेंटिंग अ हाउस टू टेनेंट। कोई लैंडलॉर्ड मान लो टेम्पोररी रेंटिंग करता है, अपना घर दे दिया किसी टेनेंट को, 5 महीने 7 महीने 10 महीने जैसे स्टूडेंट लेते हैं, है कि नहीं, रेंट पे। तो क्या वहां पे हाउस से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है टेनेंट को, नहीं होता है। तो टेम्पोररी रेंटिंग का केस है जिसको ऑपरेटिंग लीज आप मान सकते हैं, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, किधर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता होगा, जनरली लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता होगा ना, कि एसेट लेके गया, मान लो 10 साल एसेट की लाइफ थी, मैंने पूरे 10 साल के लिए लीज पे दे दिया। अब 10 साल के लिए लेके गया तो छोटे मोटे डैमेज हो कुछ हो तो वही ठीक कराएगा ना, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया तो ये लीज क्या हो जाएगा, फाइनेंस लीज। जनरली ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में देखा जाता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करने की बात आती है, ठीक है। अगर हम सिंपल इंटरप्रिटेशन कर ले, सिंपल इंटरप्रिटेशन की छोड़ो बुकिश डेफिनेशन, तो पता है ऑपरेटिंग लीज कैसा दिखता है रियल लाइफ में, जस्ट लाइक अ टेम्पोररी रेंटिंग ऑफ एसेट, कि हम शॉर्ट टर्म में जो एसेट का रेंट चढ़ाते हैं, एसेट रेंट पे दिया, उसने वापस कर दिया, किसी और को रेंट पे दिया, ये क्या है, ऑपरेटिंग लीज की तरह। फाइनेंस लीज शॉर्ट टर्म रेंटिंग नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू दैट एसेट जनरेटिंग रिटर्न, ठीक है। ये बुक का डेफिनेशन नहीं है, बुक का नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 10 लाख का एक एसेट खरीदा, 8 साल उसकी लाइफ है, आपको भाड़े में दे दिया 8 साल का एग्रीमेंट करके, ठीक है। आप बदले में मुझे हर एक महीने 50,000 दे रहे हो। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या ये ऐसा साउंड नहीं कर रहा कि मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर दिया जहां से 50,000 जनरेट हो रहा है कि नहीं, टेम्पोररी रेंटिंग जैसा तो नहीं लग रहा। तो ये है फाइनेंस लीज, ऐसा लग रहा है जैसे हमने एक इन्वेस्टमेंट किया हो एसेट के थ्रू जो कि रिटर्न जनरेट कर रहा है, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। मोटा मोटी आपको डेफिनेशन लिखना क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं फाइनेंस लीज, जहां पर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज, देखो एएस डिफाइन करता है कुछ इंडिकेटर, अगर आपको लगता है कि ये इंडिकेटर लीज एग्रीमेंट में है, इनमें से कोई सा भी इंडिकेटर, तो उसको हम क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज मानेंगे। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एक अटेम्प्ट में पूछा कि डिस्क्राइब करिए 3 इंडिकेटर जिससे किसी लीज को फाइनेंस लीज कैटेगराइज किया जा सकता है, तो 5 अब पढ़ाने वाले, 3 लिख देना इनमें से। एक अटेम्प्ट में आया था कि नीचे हम लोग कुछ सिचुएशन देते हैं, आप बताओ ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज। तो अगर किसी बच्चे को ये सिचुएशन पता हो कि कौन कौन से केस में फाइनेंस लीज मान लिया जाता है, हम मान लेंगे कि ये फाइनेंस लीज है, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर लिख देगा। क्वेश्चन नीचे है, अभी करवाता हूं आप लोगों से, पहले ये देखते हैं। पहला लीज, द लीज ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ एसेट टू लेसी बाय एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट, ठीक है। लीज पीरियड जब खत्म हो जाएगा, मान लो मैंने आपको 5 साल के लिए लीज पे एसेट दिया और ऐसा एग्रीमेंट है कि 5 साल बाद आपके नाम पे हो जाएगा वो एसेट, मतलब आप ही रखोगे, वापस वो एसेट मेरे पास नहीं आने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनेंस लीज बोलेंगे। अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिकली क्या मानोगे आप, फाइनेंस लीज मानोगे, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है एट द एंड ऑफ लीज टेन्योर। दूसरा 2 नंबर 4 नंबर थोड़ी देर में करते हैं, पहले आप 3 नंबर एंड 5 नंबर करो। 3 नंबर में क्या है, लीज टर्म कवर मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, यानी कि मान लो इकोनॉमिक लाइफ एसेट का 10 साल है और मैंने आपको 8 साल के लिए दे दिया, यहाँ पे देखो मेजर पार्ट का
एएस में एज सच क्लियरिफिकेशन नहीं है, पर मेजर पार्ट को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मोर देन 50%। 10 ईयर अगर इकोनॉमिक लाइफ है तो 5 साल से ज्यादा के लिए आपको दिया है, तो मान लेंगे मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ आपको दिया है। तो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ अगर एसेट को दिया गया है तो क्या मानेंगे, उसको फाइनेंस लीज मानेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर देखिए 10 साल इकोनॉमिक लाइफ था और 8 साल के लिए एसेट मैंने आपको लीज पे दे दिया, तो ये क्या है, फाइनेंस लीज है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे टाइटल में नॉट बी ट्रांसफर, टाइटल ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेजर पार्ट के लिए दे दिया, चलेगा। लीज एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज नेचर। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड कंडीशन कहता है कि अगर जो एसेट है ना, लेसर लेसी को जो दे रहा है वो स्पेशलाइज नेचर का है, सिर्फ लेसी ही यूज कर सकता है, किसी और को यूज करना हो तो बिना मॉडिफिकेशन के संभव नहीं है, पहले मॉडिफाई करनी पड़ेगी फिर कोई यूज कर पाएगा, ऐसा स्पेशल डिजाइंड एसेट है। तो ये क्या है, फाइनेंस लीज है। ऐसे कब डिजाइन करके दिया जाता है, जब लॉन्ग टर्म यूज के लिए उसको लेना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हॉस्पिटल को एम्बुलेंस सप्लाई करता हूँ, तो एम्बुलेंस का स्ट्रक्चर तो अलग होता है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर सीटिंग नहीं होती है कि नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है, बेड लगा होता है प्रॉपर, तो वो स्पेशलाइज नेचर का है कि नहीं, स्पेशलाइज नेचर का एसेट है कि नहीं, तो इसको क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज मानेंगे। ठीक है, अगर एसेट ऐसा नेचर का है जो हम दे रहे हैं लेसी को, जो स्पेशलाइज नेचर का है, कोई और यूज नहीं कर पाएगा, नॉर्मल इंसान थोड़ी ना एम्बुलेंस लेके रखेगा, है कि नहीं, हॉस्पिटल में ही एम्बुलेंस यूज होगी, तो उसको क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज। अगला देखो, लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द एसेट एज अ प्राइस सफिशिएंटली लोअर देन फेयर वैल्यू। यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना छूट गया है, ये मेरा हैंड रिटेन नोट है, एट इंसेप्शन ऑफ द लीज सच दैट इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। ये क्या कहता है, जरा देखो, ये कहता है कि लेसी के पास ऑप्शन अगर है लीज एग्रीमेंट में कि आप चाहे तो इस एसेट को परचेज भी कर सकते हैं एंड में, किस प्राइस पे, एंड में जो उस एसेट का फेयर वैल्यू होगा ना उस समय, उससे कम में, ऑब्वियस सी बात है उससे कम में दूंगा तभी तो परचेज करेगा। मान लो मैंने 5 साल के लिए आपको एसेट दिया और मैंने बोला 5 साल के बाद आपका मर्जी है, आप चाहे तो इसको खरीद भी सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। 5 साल बाद मान लो उस एसेट को यूज करने के बाद उसका वैसे टाइप का एसेट का जो वैल्यू है ना वो 50,000 है, तो फेयर वैल्यू उस एसेट का आफ्टर 5 ईयर क्या हो गया, 50,000। और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 30,000 में दे दूंगा, तभी तो आप खरीदोगे। अगर आपको बार्गेन प्राइस पे मिलेगी एसेट तभी आप बाई करोगे। तो यही कह रहा है कि अगर ऑप्शन है बाई करने का, किस प्राइस पे, लोअर देन फेयर वैल्यू, उस समय जो फेयर वैल्यू होगा उससे सस्ते में, और एट इंसेप्शन का मतलब होता है इनिशियल, अभी इंसेप्शन का मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे, मान लो जो अर्ली स्टेज है, जब लीज एग्रीमेंट में हम घुस रहे हैं, वहां पे ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है लेसी। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम सस्ते में भी तो दे रहे हैं एसेट उसको, वहां पे बार्गेन प्राइस है, बाई एट बार्गेन प्राइस, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो इसको क्या मान लेंगे, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का अगला कंडीशन क्या है, तो एक कंडीशन है ऑप्शन है परचेज करने का, किस प्राइस पे, सफिशिएंटली लोअर देन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू से कम में, और हमें ऐसा लगता है इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, लेसी उसको बाई करेगा। क्यों, क्योंकि हम सस्ते में दे रहे हैं ना फेयर वैल्यू से। चलो, एट इंसेप्शन का मतलब होता है डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, या कई बार फॉर्मल एग्रीमेंट बाद में बनती है, पर जो पार्टी है ना वो प्रोविजन मतलब लीज में पहले ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, एग्रीमेंट का जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाती है दोनों पार्टी में, तो जो भी डेट अर्लियर होगा उसको बोलते हैं डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज एग्रीमेंट। ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि इनिशियल जो स्टेज होती है डेट ऑफ इंसेप्शन होता है लीज एग्रीमेंट का, वहां पे आपको लग रहा है कि बाद में लेसी एसेट को बाई करेगा। क्यों करेगा, सस्ते में जो दे रहे हैं एसेट को। लास्ट है, एट इंसेप्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। कह रहा है ये कि आज मैं एसेट दे रहा हूं 5 साल के लिए, ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इक्वल है फेयर वैल्यू के, या फिर सब्सटेंशियली इक्वल का मतलब इक्वल ना भी हो, लगभग हो तब भी चलेगा, लगभग हो तब भी चलेगा, यानी कि मान लो 90%, 95%, मोर देन 90%, है कि नहीं। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फेयर वैल्यू के लगभग बराबर हो तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, क्या है, फाइनेंस लीज है। बताओ फटाफट से कमेंट में लिखा करो चीजें, जब मैं कोई चीज पूछ रहा हूँ हम मान लेंगे कि वो फाइनेंस लीज है। अब ये मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है, देखो जब लेसर लेसी को एसेट देता है ना तो बदले में लेसी पेमेंट करता है, एक तो लीज रेंटल पेमेंट करेगा हर एक साल, प्लस
साथ में एक गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू पे करता है। चलो ये थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि आपको क्लियर में समझ में भी आए, वैसे मैं बाद में पढ़ाने वाला था। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है, पहले रेसिडुअल वैल्यू देखते हैं फिर मिनिमम लीज पेमेंट। मान लो हमने 5 साल के लिए एसेट लीज पे दिया, करेक्ट। 5 साल बाद जो वो एसेट बची है तो उसका जो भी 5 साल बाद फेयर वैल्यू होगा ना, जो 5 साल यूज करने के बाद जितने में वो एसेट मिलता होगा वैसे टाइप का पुराना एसेट, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर 5 ईयर, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। तो रेसिडुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, जो उस समय का फेयर वैल्यू होगा एसेट का। अब देखो, रेसिडुअल वैल्यू एक होता है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, यानी कि लेसी हमको गारंटी दे रहा है कि लीज टर्म के एंड में इतना तो मैं आपके एसेट के लिए पे कर ही दूंगा, इसको बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। एंड कई बार लेसी नहीं तो उसके बिहाफ पे कोई और अगर गारंटी दे रहा है तब भी चलेगा। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या, वो अमाउंट जो कि गारंटी दे रहा है लेसी। अच्छा, मान लो मेरे को लग रहा है मेरा रेसिडुअल वैल्यू 50,000 है, 30,000 के लिए गारंटी दे रहा है लेसी, तो बचा हुआ अनबैलेंस जो है ना, अनगारंटेड बैलेंस, इसको बोलते हैं अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या, जो लेसर का एसेट का वैल्यू बचेगा आफ्टर यूज करने के बाद लीज एग्रीमेंट, वो रेसिडुअल वैल्यू। गारंटेड का मतलब लीज एग्रीमेंट के एंड में जो लेसी उसको पेमेंट करने का गारंटी दे रहा है कि इतना मैं दूंगा आपके एसेट के बदले, वो है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड का मतलब जो बैलेंस लेफ्ट हो गया ना, वो अनगारंटेड। अच्छा, मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या, यही ऊपर पढ़ रहे थे ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल टू एटलीस्ट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो जो भी अमाउंट जो लेसी लेसर को पे करता है ना, उसको बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट। एक तो लीज रेंटल पे करेगा, करेक्ट, जो एसेट यूज कर रहा है तो हर एक साल उसका जो लीज रेंटल है वो पे करेगा। दूसरा, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, जो लेसी गारंटी दे रहा है ना कि एंड में मैं इतना दूंगा एसेट के बदले, वो भी तो पे करेगा। तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो मिनिमम लीज पेमेंट आ जाएगा। अब से बताओ, फटाफट बताओ, मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या होता है, एक लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। यानी कि अब आते हैं ऊपर उस कंडीशन में, जब लीज रेंटल, मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब लीज रेंटल और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दोनों का प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, आज का जो एसेट का फेयर वैल्यू है उसके बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आया तो कोई ऐसा लेसर उस इंसान को लीज पे देगा क्या जहां से पैसे कम आने हो मेरे एसेट के वैल्यू के तुलना में। अगर मेरा एसेट 10 लाख है तो कम से कम 10 लाख के बराबर का तो आना चाहिए लीज रेंटल, प्लस जो रेसिडुअल वैल्यू उससे आने वाली है लेसी से, उसका प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख के आसपास तो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आज के डेट में उस एसेट का वैल्यू कितना है, 10 लाख, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं लीज पे। तो अगर ऐसा है तो उसको क्या मानते हैं, फाइनेंस लीज मानते हैं। ठीक है, एट इंसेप्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर आसपास होनी चाहिए। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन है, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट आ जाओ। हाँ जी, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। कहता है कि बताइए ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट लोअर देन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के एंड में लेसी के पास ऑप्शन है एसेट बाई करने को किस प्राइस पे, फेयर वैल्यू से कम में। याद करो सेकेंड कंडीशन यही था कि नहीं फाइनेंस लीज का, बताओ फटाफट। लेसी हैज ऑप्शन टू बाई द एसेट किस प्राइस पे, लोअर देन फेयर वैल्यू, है कि नहीं। हाँ, ये कंडीशन नहीं लिखा है पर हम मान के चलते हैं कि वो ऑप्शन एक्सरसाइजेबल हमें लग रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ये क्या है, ऑपरेटिंग लीज की फाइनेंस लीज, डेफिनेटली ऑपरेटिंग लीज। दूसरा देखो, इकोनॉमिक लाइफ है 7 years, लीज टर्म है 6 years, बट एसेट इज नॉट एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। वो जो कंडीशन है ना 5, कोई भी कंडीशन मैच होता है तो फाइनेंस लीज हो जाएगा, सारा मैच करने की जरूरत नहीं। एसेट लास्ट में एक्वायर्ड नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ये कंडीशन पड़ा था क्या कि मेजर इकोनॉमिक लाइफ अगर कवर करता है, देखो 7 साल में से 6 साल, परसेंटेज लाइफ देखोगे 6/7, पता है 85% कवर करता है इकोनॉमिक लाइफ का। तो ये कंडीशन थर्ड कंडीशन में हमने पढ़ा था ना तो थर्ड में फॉल करता है कि नहीं, तो ये भी फाइनेंस लीज है। अगला, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इज 6 year, लीज टर्म 2 year,
तो वो वाला कंडीशन तो नहीं मैच कर रहा है जो मेजर इकोनॉमिक लाइफ है, क्योंकि 2 साल के लिए लीज पे है। बट एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड हैज बीन प्रोक्यूर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी। एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का है और सिर्फ लेसर जो है वो एसेट क्यों खरीदा है, उसी लेसी को देने के लिए। हमने 5वां कंडीशन ऐसा पढ़ा था, एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, ये एक इंडिकेटर है कि फाइनेंस लीज है। हाँ पढ़ा था, तो ये क्या है, फाइनेंस लीज है। चलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एक्स, अ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है वाई। बताओ, हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अगर फेयर वैल्यू के बराबर है या फिर सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू के आसपास है, तब उसको फाइनेंस लीज मानेंगे। तो इसको फाइनेंस लीज मानेंगे इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, तो ये चीज लिख दोगे। चलो, जो जो कंडीशन जिस पॉइंट से मैच कर रहा था, पहले पॉइंट लिखोगे प्रोविजन में, फिर लिख दोगे कि ये फाइनेंस लीज है। अच्छा, इस पे जो अलग से क्वेश्चन है ना इस पे जो अलग से क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मार्क करा रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा बहुत अभी आगे फाइनेंस लीज पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में कराऊंगा, फिलहाल इस पे जो क्वेश्चन था इंडिकेटर पे आपने देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक है ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग। ध्यान दो, हमने क्या पढ़ना, पहले लीज का डेफिनेशन पढ़ा दिया, दूसरा टाइप्स ऑपरेटिंग और फाइनेंस। फाइनेंस लीज में क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ऑपरेटिंग में नहीं होता। फाइनेंस लीज के 5 इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर पे क्वेश्चन देख लिया। अगला टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। हाँ, देखो ऑपरेटिंग लीज क्या है ना, अकाउंटिंग करने को बोल रहा है, बड़ा ही सिंपल है। ऑपरेटिंग लीज लेसर के लिए क्या है, ऑपरेटिंग लीज मतलब नॉर्मल रेंटिंग। याद रखो, ऑपरेटिंग लीज को कैसे इमेजिन करोगे, नॉर्मल रेंटिंग है, टेम्पोररी रेंटिंग है प्रॉपर्टी का। लेसर के लिए वो रेंट क्या है, इनकम। तो लेसी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। और इनकम एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको नहीं आता, बिल्कुल आता है। एक तो ड्यू करेंगे, है ना, एक्रूज जिसको बोलते हैं। दूसरा, रिसीव की एंट्री डालेंगे। थर्ड, ट्रांसफर करेंगे उस इनकम या एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। यही बस करना है। चलो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अकाउंटिंग में लेसर के बुक में देखें तो लेसर के लिए क्या है, लीज रेंटल। तो सर लेसर के लिए है इनकम। लेसर को आने वाला है ना लीज रेंट, और लेसी पे करेगा, तो इसके लिए क्या है, एक्सपेंस। करेक्ट। एंट्री में 3 स्टेप में एंट्री करेंगे, 4 स्टेप में। एक ड्यू, इनकम, और उसके लिए एक्सपेंस ड्यू। दूसरा, रिसीव की एंट्री। थर्ड नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर की एंट्री। और चौथा जो है ना, एसेट की अकाउंटिंग। ये थोड़ी देर में बताता हूं, पहले लेसर का बुक देखो। चलो, सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करते हैं। और ड्यू की एंट्री के लिए एएस कहता है कि ड्यू किस पे करेंगे, तो स्टेट लाइन मेथड पे करेंगे। एएस कहता है जो इनकम या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे लीज रेंटल को, दैट शुड बी ऑन स्टेट लाइन मेथड और एनी अदर सिस्टमैटिक एलोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि लीज टेन्योर है 3 ईयर, और 3 साल में हमें कैसा लीज रेंटल रिसीव होना है, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, यानी कि टोटल लीज रेंटल कितना मिलने वाला, 1,20,000। तो एस कहता है जितना मिल रहा है ये तो रिसीव्ड है, क्या ड्यू भी इतना ही करना है, नहीं नहीं नहीं, ड्यू कितना करना है, ये टोटल रिसीव को आप स्टेट लाइन मेथड में करोगे तो डिवाइड बाई 3 करोगे, 40,000, यानी कि हर एक साल बराबर 40,000 40,000 40,000 एज अ लेसर क्या करेगा, इनकम रिकॉग्नाइज करेगा। और एक्चुअल में इनकम रिसीव्ड कितना है ये, अब देखो कोई इनकम है, ड्यू मैंने कर दिया 40,000 और रिसीव मान लो ज्यादा हो गया, तो एडवांस इनकम। मान लो मेरी इनकम 40,000 मैंने बुक किया और रिसीव कम हो गया, 20,000 रिसीव हुआ, 25,000 रिसीव हुआ, तो बैलेंस क्या है, रिसीवेबल है कि नहीं, इनकम रिसीवेबल, सिंपल सा। तो रिसीव की एंट्री करते टाइम ये ध्यान रखना है। थर्ड, उस इनकम को ट्रांसफर कर देना है। चलो, यहाँ पे देखो पहला क्या कहता है, यस, तो रिकॉग्नाइज लीज रेंटल एज इनकम, किसके लिए, लेसर के लिए। और लेसी अपने बुक में एक्सपेंस, लेसी का बुक जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में किस में, स्टेट लाइन बेसिस। स्टेट लाइन बेसिस का मतलब सिंपल टोटल लीज रेंटल लो, जोड़ दो, डिवाइड बाई लीज टेन्योर से कर दो। या फिर अदर सिस्टमैटिक एलोकेशन, अगर स्टेट लाइन मेथड से बेहतर सिस्टमैटिक एलोकेशन है, जैसे कि एक होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन,
मान लो उस एसेट से कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है ये दिया हुआ है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ना। मान लो 5,000 यूनिट, 6,000 यूनिट, 8,000 यूनिट, तो ये 1,20,000 को इस रेशियो में भी बांट सकते हैं, अदर सिस्टमैटिक एलोकेशन। ठीक है, तो पहले ड्यू की एंट्री, इनकम ड्यू की एंट्री पास करो। देखो, लेसी अकाउंट डेबिट, लेसी से पैसे लेने हैं, टू लीज रेंटल, लीज रेंटल हमारा इनकम है। लेसर का बुक, लेसर के लिए क्या है, लीज रेंटल जो रिसीव हुआ इनकम, पहले ड्यू की एंट्री। दूसरा रिसीव, पहले साल में देखो हमें ड्यू तीनों साल में 40-40-40 करना है, और रिसीव कितना हुआ 25। मान लो इनकम मैंने 40,000 बुक किया, 25 ही रिसीव हुआ, तो 15,000 क्या है, रिसीवेबल है। चलो, बैंक में 25 आए, लेसी का खाता जिससे लेने थे 40 मैंने क्लोज कर दिया, टू लेसी करके 40, बचा हुआ क्या है, रिसीवेबल है। 15,000 होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया, 15,000 क्या है, रिसीवेबल है। अब देखो, एक तो तरीका है कि आप जो रिसीवेबल या फिर एडवांस है लेजर के लिए, उसको रिसीवेबल लीज एडवांस के रूप में रिकॉर्ड करो, पर उसके लिए 2 लेजर खोलने पड़ेगा। उससे बेहतर तरीका है लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट खोल लो, ऑटोमेटिकली अकाउंट कैंसिल हो जाता है। क्योंकि देखो, जो ड्यू है, जो इनकम बुक कर रहे हैं 40-40-40 3 साल में बुक करेंगे, 1,20,000 होगा, और रिसीव भी टोटल में 1,20,000 हुआ है, तो रिसीव और एक्रू जो बुक किया है वो बराबर है, तो ऑटोमेटिकली लीज इक्विलाइजेशन जो अकाउंट है वो देखना, अभी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो लीज इक्विलाइजेशन आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। ठीक, लीज इक्विलाइजेशन मतलब ये जो 15,000 हमारा क्या है, रिसीवेबल है। मैंने 40,000 इनकम बुक किया था, मिला सिर्फ 25,000 पहले साल में, 15,000 क्या है, रिसीवेबल। ठीक, अब थर्ड में क्या करेंगे, इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजेंगे, तो लीज रेंटल टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, सेम लेसी के बुक में अब आते हैं। लेसी के लिए खर्चा है तो खर्चा बुक करेगा सबसे पहले, लीज रेंटल एक्सपेंस है टू लेसर, लेसर को पेमेंट करनी है। ठीक है, दूसरा, अब लेसर को पेमेंट करना है। ठीक है, लेसर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, पेमेंट कर दिया कितना, 25,000। अब 15,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग, जो नहीं पे किया वो क्या है, एक्सपेंस। लेसी के लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस पे नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग। एक्स्ट्रा पे हो गया तो प्रीपेड। लेसर के लिए वो चीज क्या है, इनकम। इनकम अगर ज्यादा मिल गया तो एडवांस, कम मिला तो रिसीवेबल, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, तो लीज इक्विलाइजेशन में बैलेंसिंग रख देना, ये आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देगा। चौथा मैंने स्टेप क्या बताया था, नंबर 1, ड्यू करेंगे इनकम को स्टेट लाइन बेसिस में या फिर कोई अदर सिस्टमेटिक। नंबर 2, रिसीव की एंट्री डालेंगे, और जो भी अंडर अगर डिफरेंस आ रहा है रिसीव में और ड्यू में, तो उसको हम लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे। नंबर 3, जो इनकम एक्रू किया था स्टेप नंबर 1 में, उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजेंगे। सिमिलरली उल्टा एंट्री पास करेगा लेसी, क्योंकि उसके लिए खर्चे हैं। अब नंबर 4, एसेट की अकाउंटिंग। एसेट पे डिप्रिसिएशन भी तो चार्ज करनी पड़ेगी, और डिप्रिसिएशन के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजना पड़ेगा। कौन चार्ज करेगा डिप्रिसिएशन, तो ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर चार्ज करता है डिप्रिसिएशन। मेरे क्वेश्चन में मैंने डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। मान लो मैं दिया होता डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन, तो कि कॉस्ट है एसेट का 3 लाख और डिप्रिसिएशन ईच ईयर है, मान लेते हैं 1 लाख। ठीक है, वो हाइपोथेटिकल फिगर है, कॉस्ट कम ले लेना, क्योंकि लीज रेंटल कम है तो कॉस्ट इतना कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिप्रिसिएशन की एंट्री है, ये कौन पास करता है अपने बुक में, लेसर पास करता है, क्योंकि लेसर के बुक में अकाउंटिंग होती है। डिप्रिसिएशन का बेनिफिट किसको मिलता है, लेसर को। ठीक है, एसेट की अकाउंटिंग लेसर की बुक में होगी। यही स्टेप को मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले तो रिकॉग्नाइज करिए लीज रेंटल एज ए इनकम या एक्सपेंस। लेसी अपने बुक में एक्सपेंस बुक करेगा, लेसर इनकम, स्टेट लाइन बेसिस पे या सिस्टमैटिक। फिर रिकॉर्ड करिए लीज रेंटल एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ। जो भी डिफरेंस आएगा एक्चुअल एक्सपेंस में और रिसीव एंड पेड में, वो क्या होता है, लेसर के लिए वो डिफरेंस एडवांस या आउटस्टैंडिंग होगा, और लेसी के लिए प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और ये इसको कहाँ बेचते हैं, लीज इक्विलाइजेशन, एक सिंपल सा अकाउंट है। ठीक है, और अकाउंटिंग फॉर एसेट, यानी कि डिप्सन कौन चार्ज करेगा, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा लेसर। सिमिलरली और सेकेंड ईयर में हमें बुक तो इतना करना है, लेसर के बुक में इनकम 40,000, लेकिन मिला कितना है, 45,000। तो पहले तो इनकम बुक कर लो, 40,000 से इनकम ड्यू कर लिया। ठीक है, दूसरा, जब 45,000 मिला तो बैंक में आएगा 45,000, पर हमारी लेसी जो है उससे तो हमने बुक किया है 40,000 से, तो 40,000 से लेसी को कैंसिल करनी पड़ेगी जब रिसीव होगा तो। और 5,000 क्या है, ये एक्स्ट्रा इनकम जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम बोलते हैं। 40,000 इनकम बुक किया था, मिला 45,000, 5,000 क्या है, एडवांस इनकम।
और इस इनकम को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। वैसे ही सेकेंड ईयर में ये लेसी क्या एंट्री पास करेगा, लेसी के लिए वो खर्चा है ना, खर्चा पहले ड्यू करेगा, ठीक है। लीज रेंटल एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है टू लेसर, लेसर को पेमेंट करनी है 40,000, जब पेमेंट किया तो 45,000 कर दिया, तो बैंक से तो 45 गए, पर लेसर की अकाउंट कैंसिल करेगा 40 से, क्यों, लेसर को 40,000 ही से ड्यू किया था हमने, और 5,000 जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है ये लीज इक्विलाइजेशन में भेजेंगे, ये क्या है, सेम लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे कर दोगे अगली बार के लिए तो क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस। चलो थर्ड ईयर में सेम आप एंट्री कर लोगे। अब देखो थर्ड ईयर में क्या है ना, थर्ड ईयर में हमने इनकम लेसर के बुक में बुक करेंगे 40 पर मिला है 50, तो ये देखो इनकम ड्यू किया 40 मिला 50, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा मिला लीज इक्विलाइजेशन में भेजोगे क्या, एज एडवांस, है कि नहीं, और दूसरा लीज रेंटल को कैंसिल कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। अब देखो जरा लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट देखना, पहले साल में डेबिट में 15,000 बैलेंस आया था, दूसरे साल में और तीसरे साल में क्रेडिट में बैलेंस आया 5,000 और 10,000, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया कि नहीं। पहले साल में रिसीवेबल था 15,000 रिसीवेबल था, अगले साल में 5,000 उसमें से रिसीव हो गया, उसके अगले साल में बैलेंस 10,000 रिसीव हो गया और टोटल लीज इक्विलाइजेशन कैंसिल हो गया। सिमिलरली इसके बुक में भी लीज इक्विलाइजेशन कैंसिल हो जाएगा, पहले साल में देखना क्रेडिट में आया था जिसको मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल रहा था, और अगले 2 साल में एडवांस में प्रीपेड की तरह पे किया है, एक्स्ट्रा पे किया है, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ऑपरेटिंग लीज के केस में क्या करना है, अगर आप जर्नल एंट्री देखोगे तो हो सकता है बुक में थोड़ी सी जर्नल एंट्री जो लीज इक्विलाइजेशन का है वो पेमेंट के साथ ना लेके कहाँ पे लिया है, ड्यू के एंट्री में, और उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ो, ठीक है। 4 स्टेप में एंट्री करना है, नंबर 1 ड्यू करना है, पहले लेसर इनकम रिकॉग्नाइज करेगा वो एक्सपेंस स्टेट लाइन बेसिस में, यानी कि टोटल लीज रेंटल को डिवाइड कर देंगे लीज टेन्योर से तो स्टेट लाइन बेसिस में आ जाएगा। दूसरे में रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअली कितना रिसीव हुआ, ठीक है, और जो भी अंडर ओवर आएगा उसको लीज इक्विलाइजेशन में भेजेंगे। थर्ड में जो इनकम ड्यू किया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, वैसे ही लेसी एक्सपेंस ड्यू किया था प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेगा, ठीक। चौथा एक एंट्री जो यहाँ पे नहीं हुई है पर लेसर के बुक में होती, एसेट की रिकॉर्ड, ठीक है, एसेट में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो कौन चार्ज करता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्शन को भेजता है, बताओ फटाफट, लेसर, लेसी को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो सिंपल सा इतना याद रखना कि जो ऑपरेटिंग लीज है ना ये सिंपली एक टेम्पोररी रेंटिंग की तरह है, एंड ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर के लिए जो पैसा आता है, जो इनकम आता है लीज रेंटल, वो इनकम है, पर रिसीव कुछ और हो सकता है, ड्यू कुछ और। एएस कहता है आप इनकम रिकॉग्नाइज स्टेट लाइन में करिए, तो रिकॉग्नाइज किया कुछ और रिसीव कुछ और हुआ तो अंडर ओवर आएगा, और जब भी वहां पे आएगा तो वहां पे लीज इक्विलाइजेशन से आप अकाउंट खोल सकते हैं। लीज इक्विलाइजेशन एक लेसर के लिए रिसीवेबल एंड एडवांस का अकाउंट है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है एट द एंड। अब आते हैं फाइनेंस लीज के अकाउंटिंग पे, ठीक है। फाइनेंस लीज के अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे। हाँ जी, पहले रेसिडुअल वैल्यू, किसी भी एसेट के रेसिडुअल वैल्यू मतलब लीज टेन्योर खत्म होने के बाद उस एसेट की क्या वैल्यू होगी, है ना, वही उसका रेसिडुअल वैल्यू है। रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड हो सकता है कुछ, गारंटेड मतलब जो लेसी गारंटी दे रहा है कितना मैं पेमेंट करूंगा। एक होता है अनगारंटेड, अनगारंटेड का मतलब बैलेंस रेसिडुअल वैल्यू, लेसर मान रहा है मेरा भाई एसेट 50,000 का बिकेगा उस समय, ठीक है, पर लेसी सिर्फ 30 देने को तैयार है, तो बचा हुआ 20 क्या है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या है, ये पढ़ा दिया हूं अभी। लेसी क्या पेमेंट करेगा लेसर को, वो है मिनिमम लीज पेमेंट। लीज रेंटल तो करेगा करेगा, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी करेगा, तो ये दोनों जोड़ दोगे तो क्या आएगा, मिनिमम लीज पेमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ये लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक लेसर को अपनी जो लीज एसेट है उससे टोटल कितना इनफ्लो आने वाला है उसको बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। बताओ उस लीज एसेट को लेकर, तो एक तो लीज रेंटल आ रहा है, प्लस बताओ बताओ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू आ रहा है, प्लस हो सकता है कुछ अनगारंटेड 20,000 बचा है ना वो भी आ जाए, तो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है तो वो भी लेना है। टोटल जितना भी इनफ्लो आएगा ग्रोस इनफ्लो एक लेसर के लिए उसको बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब आज की डेट में उस एसेट का कितना नेट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, कितना नेट आउटफ्लो कर रहे हैं। सिंपल सा हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालेंगे ना आईआरआर पे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक। इसको आप फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ लीज,
एसेट का जो फेयर वैल्यू है उतना ही आएगा आउटफ्लो, है कि नहीं। तो ये होता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब लीज एसेट में कितना आउटफ्लो जा रहा है, जो भी इनफ्लो आ रहा है उसमें एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जिसको आईआरआर बोलते हैं, एक लेसर कितना रिटर्न कमा रहा है, कितना रिटर्न कमा रहा है, उससे प्रेजेंट वैल्यू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगला आईआरआर ही पढ़ने वाले हैं, घबराओ मत, आईआरआर पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आईआरआर क्या होता है। ठीक है, इतना याद रखना, नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू के बराबर होता है। अर्नड फाइनेंस इनकम, देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल कितना आना है इनफ्लो, नेट इन्वेस्टमेंट आज के डेट में कितना जाना है, उन दोनों का डिफरेंस अर्नड फाइनेंस इनकम किसके लिए, लेसर के लिए, लेसर के लिए ही तो है इनकम। अर्नड की वर्ड है, फाइनेंस इनकम वर्ड होता है, अनअर्ड का मतलब इसलिए ये जो इनकम है ना जो कमा रहा है लेसर लीज एग्रीमेंट से अपने एसेट को देके, ये ओवर द पीरियड उसके पास आने वाला है। 5 साल का लीज एग्रीमेंट है तो 5 साल की पेमेंट के थ्रू आएगा, एट अ टाइम जब वो निकाल रहा है तब नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए वो फिलहाल क्या है, अनअर्ड फाइनेंस इनकम है, अभी कमाया नहीं है। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे लेसर है, यहाँ लेसी है, हम अपना एसेट दे रहे हैं, करेक्ट, बदले में हमें बहुत सारी पेमेंट आ रही है। अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कैपिटल बजटिंग में एक आईआरआर पढ़ा है क्या, कि व्हाट इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ प्रोजेक्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर वो रेट होता है जिससे जितना भी उस प्रोजेक्ट से आने वाला है इनफ्लो उसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे उस रेट से तो आउटफ्लो के बराबर होगा, है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, वो रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन अरे सॉरी एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर आएगा। और आईआरआर निकालने का या इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न, इसी को आईआरआर बोलते हैं। और सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि रियल में कितना रिटर्न लेसर कमा रहा है उस लीज एग्रीमेंट से, ये है आईआरआर। निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दो रेट पे एनपीवी निकाल लो। एनपीवी कैसे निकालते हैं, सारा इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, अभी तो पढ़ा है। आउटफ्लो का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट आज के डेट में कितना, जो कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर होता है कि नहीं। देखो दो रेट पे एनपीवी निकाल लो और ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। चलो जरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा, नहीं तो ओवरफ्लो होने लगेगा। अक्षत इंटरनेशनल लिमिटेड हैज गिवन अ मशीनरी फॉर 36 ईयर पीरियड के लिए लीज पे दिया है, ठीक है। कितने समय के लिए दिया है, 36 मंथ, सॉरी ईयर नहीं मंथ, यानी कि 3 साल। इट्स यूजफुल लाइफ इज 6 मंथ, 60 मंथ, ठीक है। कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज दिस मच। एसेट का फेयर वैल्यू आज का जो कि कॉस्ट भी है वो 5 लाख दिया हुआ है, करेक्ट। The amount will be paid in 3 equal installment and lessee will return the machinery to lessor at the termination of lease। कह रहा है जो अमाउंट है ना लीज का, वो 3 साल का लीज है तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगी, कोई बात नहीं। और साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, लीज पीरियड के एंड में लेसी एसेट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। द अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना है, 50,000। ये गारंटेड नहीं अनगारंटेड है। गारंटेड क्या होता है, जो लेसी देने वाला है। अनगारंटेड क्या होता है, बैलेंस जो लेसी नहीं देने वाला है। आईआरआर दिया हुआ है आपको, आईआरआर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट है, एक्चुअल रेट है जिस रेट से कमा रहा है, एक्चुअल रेट है जिस रेट से कमा रहा है उस लीज एसेट के थ्रू लेसर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, तीनों साल का जोड़ के एन्यूटी फैक्टर ये, और तीसरे साल का सिर्फ ये, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कॉमेंट वेदर with the reason whether the lease constitute finance lease और ऑपरेटिंग लीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 कि आप बताइए कि ये लीज फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। दूसरे में पूछा है इफ इट इज फाइनेंस लीज, अगर ये फाइनेंस लीज है तो ऑनर्ड फाइनेंस इनकम कितना है। अच्छा ऑपरेटिंग लीज में तो ऐसा नहीं पड़ा था ना, ऑनर्ड फाइनेंस इनकम नहीं पड़ा था, क्यों। ऑपरेटिंग लीज का तो ट्रीटमेंट ही बड़ा सिंपल था, एक के लिए इनकम दूसरे के लिए एक्सपेंस,
रिकॉग्नाइज करना है, रिसीव का एंट्री दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना है। ये कहाँ पढ़ रहे हैं? अर्नड फाइनेंस इनकम ऑपरेटिंग लीज में। हाल ही में जो डेफिनेशन पढ़ा था उसमें पढ़ा है आपने। चलो अब बताओ इंडिकेटर क्या क्या थे? 5 इंडिकेटर थे ना। एक इंडिकेटर तो यहाँ फेल है। कौन सा इंडिकेटर? कि लीज एंड में वो एसेट रिटर्न कर रहा है, यानी कि एसेट नहीं खरीदने वाला है, ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होगी और वो बाई भी नहीं करने वाला, बोल दिया। पर क्या कोई और मेथड लग सकता है जिससे पता चले ये फाइनेंस लीज है कि नहीं? आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर हमारा जो टेन्यूर है ना लीज का वो 3 साल का है और जो यूजफुल लाइफ है एसेट का वो 5 साल का है, 60 मंथ, करेक्ट। तो इस हिसाब से मेजर इकोनॉमिक लाइफ तो फुलफिल हो ही रहा है 60% का। तो क्या ये फाइनेंस लीज नहीं है? इस कंडीशन को आप रेफर नहीं कर सकते। क्यों? क्वेश्चन में बोला है यूजफुल लाइफ 60 मंथ है, हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक लाइफ होनी चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ नहीं दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ? देखो कोई एसेट हो सकता है 7 साल तक चले या 5 साल तक चले, पर अगर हम सिर्फ उसको प्रोडक्शन में 3 साल यूज कर सकते हैं ना, 3 साल ही वो प्रोडक्शन के लिए रेलिवेंट है, तो हमारे लिए इकोनॉमिक लाइफ कितना है? 3 इयर्स। आफ्टर दैट अगर वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जेनरेट नहीं कर रहा, तो भले ही वो एसेट रहे, उसकी यूजफुल लाइफ रहे, पर हमारे लिए इकोनॉमिक लाइफ नहीं है, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ, ठीक है। यहाँ पे यूजफुल लाइफ बोला है तो उस डेफिनेशन को नहीं बोल सकते। चलो एक और तरीका है, सॉल्यूशन करते हैं फिर आपको याद आएगा। इतना दिया है, सबसे पहले देखो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एट IRR। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू अगर IRR पे करे तो नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर आता है। अभी मैंने पढ़ाया आपको ये बात, आ जाओ जरा देखो। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट, किस रेट से? IRR के रेट से। अगर ग्रोस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कर दिया जाए तो नेट इन्वेस्टमेंट के बराबर आता है, जो कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के भी बराबर होता है कि नहीं? तो कंफ्यूज नहीं होना, जो पढ़ाया है उसको बस याद रखो, ऑटोमेटिकली सब क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। चलो और बताओ नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू के बराबर भी होता है ना, इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितना है? 5 लाख, तो 5 लाख इज इक्वल टू, बताना ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? बताओ ग्रोस इन्वेस्टमेंट में लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, करेक्ट। ये गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और लीज रेंटल को पता है मिनिमम लीज पेमेंट भी बोलते हैं, अभी मैंने पढ़ा है आपको। मिनिमम लीज पेमेंट, लीज रेंटल प्लस गारंटेड। और ग्रोस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल एक लेसर के लिए कितना आने वाला है, तो लेसी से तो ये दोनों आएगा ही आएगा, प्लस अन अगर गारंटेड कोई रेसिडुअल वैल्यू है तो वो भी लेना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, करेक्ट। और 5 लाख इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अच्छा ये पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। अनगारंटेड पता है 50,000 है, 3 साल बाद मिल अनगारंटेड जो अमाउंट है। अब आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करनी पड़ेगी, जो कि है 0.13, आई थिंक सो 0.513। जरा करना। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट निकालना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट ये कितना आएगा? ये इधर आगे घटेगा तो 5 लाख माइनस, जरा करो 50,000 इंटू 0.7513, 37,565 कितना आएगा? 4,62,435, करेक्ट। परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट।
ये जो मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का कितना परसेंट है? जरा फेयर वैल्यू 5 लाख है ना, 92.48 92.487%। पता है हमने एक कंडीशन पढ़ा था इंडिकेटर में कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के आसपास हो, तो हम मान लेंगे कि ये फाइनेंस लीज है। हमने ऐसा कंडीशन पढ़ा था। बताओ पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है ऊपर नोट्स में कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। क्या ये सब्सटेंशियली इक्वल है? 92% है प्रेजेंट वैल्यू, तो मान लेंगे सब्सटेंशियली इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, इट इज अ फाइनेंस लीज। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखोगे? चलो लिखो फटाफट, मैं आपको बोल देता हूँ। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? सिंस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनेंस लीज। ठीक है, दूसरे नंबर का सॉल्यूशन में करवाता हूँ। दूसरे में क्या पूछा है कि अगर फाइनेंस लीज है तो ऑनर्ड फाइनेंस इनकम बताइए। चलो ऑनर्ड फाइनेंस इनकम का अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। हमें पता है नेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी बोलते हैं, तो ये तो पता है कि 5 लाख है, करेक्ट। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट नहीं पता। पता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है? बताओ जरा याद करके। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में होता है लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। हमें पता है अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 50,000 है। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कुछ है नहीं क्वेश्चन में, क्यों दिया नहीं है। पर हमें ये पता है कि लीज रेंटल हमें निकालनी पड़ेगी कि लीज रेंटल हर एक साल कितना था, तभी तो 3 साल का लीज रेंटल जोड़ोगे प्लस ये 50,000 जोड़ोगे तो जीआई आएगा। जीआई से एनआई घटा दोगे 5 लाख तो ऑनर्ड फाइनेंस इनकम आएगा। तो लीज रेंटल कैसे निकलेगा? जरा एक देखो यहाँ पे, अभी ये सब वर्किंग समझा रहा हूँ, फेयर नहीं है। फेयर अब करते हैं। हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितना है? 462 435। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैसे निकलता है? मिनिमम लीज पेमेंट मतलब लीज रेंटल और गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दोनों का प्रेजेंट वैल्यू। पर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू। लीज रेंटल का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? तो लीज रेंटल इंटू हर एक साल अगर सेम है तो एन्यूटी फैक्टर से इंटू कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। बताना जरा एन्यूटी फैक्टर कितना है? 2.4868। 2.4868 इज इक्वल टू 462 435 और लीज रेंटल इज इक्वल टू 462 435 डिवाइड बाई 2.4868। बताना। ठीक है, अब जीआई अगर आप निकालोगे तो देखो 185,956 इंटू 3 3 साल के लिए प्लस 50,000। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। ये आ गया 6,07,867। 68 कर दो राउंड ऑफ करके। ठीक है, बताओ ऑनर्ड फाइनेंस इनकम कितना आएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 68 माइनस नेट इन्वेस्टमेंट 5 लाख, ये कितना आएगा? 1,07,868 इतना आएगा। ठीक है, चलो समझ में आया? तो ऐसे भी निकालने को आपको देगा, वो बस सिंपल तरीके से ऐसे निकालना है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। हमने कैसे चेक किया कि ये फाइनेंस लीज है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट निकाला और देखा कि सब्सटेंशियली इक्वल है, हाँ अगर है तो है। दूसरा अनर्ड फाइनेंस इनकम निकालने का तरीका ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट घटा दो। नेट इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है? तो नेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू के बराबर भी होता है, तो फेयर वैल्यू। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रोस इन्वेस्टमेंट में 3 चीज होती है। एक तो मिनिमम लीज पेमेंट जिसमें 2 चीज होती है, लीज रेंटल प्लस रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड वाली, और थर्ड वाला क्या होता है? अनगारंटेड। तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। अगला देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए
इम्प्लिसिट रेट ऑन लीज, यानी कि आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करिए। ये कैसे निकालते हैं? वो जो आईआरआर का फॉर्मूला है ना, एनपीवी निकालेंगे दो रेट पे, दो रेट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमेशा आपको एग्जामिनेशन में देगा, नहीं देगा तो आप एज्यूम कर लेना 10%, 14%, 10%, 15%, कोई भी दो रेट आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। एंड कैसे करेंगे? जो भी इनफ्लो है, इनफ्लो मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट, क्या क्या आने वाला है, लीज रेंटल, गारंटेड, अनगारंटेड, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो और आउटफ्लो घटा दो तो आ जाएगा। आउटफ्लो मतलब कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब आज का फेयर वैल्यू दिया ही होगा आपको, घटा दोगे तो आ जाएगा एनपीवी और फॉर्मूला लगा देना है। जरा करें, चलो देखो, लीज रेंटल हर एक साल कितना मिलने वाला है? 80 80 80, ये इनफ्लो है 5 साल तक। अच्छा, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये लेसी जो गारंटी दिया है एंड में आएगा अपने पास। अनगारंटेड ये भी एंड में आएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला पढ़े हैं, सिंपल सा बात है, उस पे आपको लगाना है। लॉजिक समझो, फॉर्मूला समझो, लगाओ, इजिली आंसर निकल जाएगा। फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन ऑफ लीज, ये आज का डेट का आउटफ्लो है, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ दोनों रेट का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है। जरा निकालो, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एनपीवी एट 10%। ईयर लिख लोगे 1 2 3 4 5। कैश फ्लो लिख लोगे, हर एक साल कितना आने वाला है? 80,000, 80,000 थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ठीक है। ये तो लीज रेंटल है। फिफ्थ ईयर में पता है 40,000 गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी आएगा, प्लस 24,000 अनगारंटेड भी आएगा। लेसर के लिए तो टोटल इनफ्लो लेना है कि नहीं? हम किसके लिए निकाल रहे हैं आईआरआर? लेसर के लिए, कि लेसर एक्चुअली कितना एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कमा रहा है अपनी लीज एग्रीमेंट के बाद। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो 10% पे, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो 0.909, 0.826, 0.751, 683। अच्छा, ये 5वें साल में तीनों पेमेंट है, तो तीनों के लिए तो सेम ही फैक्टर आएगा 5वें साल का। जरा करो प्रेजेंट वैल्यू, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसमें से अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट घटा देंगे, या आउटफ्लो जिसको आप बोल रहे हो, 3,20,000 है अपने क्वेश्चन में, तो ये क्या जाएगा? एनपीवी, करेक्ट। करके देखते हैं, फटाफट इंटू करो, 80,000 इंटू 0.909, ये 72,720, फिर 80,000 इंटू 0.826, सॉरी, 80,000 इंटू 0.826, 66,080, 80,000 इंटू 0.751, अच्छा, लास्ट वाले का मैं सीधा ही एक बार में कर देता हूँ, ये तीनों को जोड़ के 1,44,000 इंटू 0.621। अब बारी बारी कर लेना, या तीनों को जोड़ के भी कर दोगे तो कोई। ये आ रहा है टोटल 3,42,944। इसमें से हम 3,20,000 घटा दे तो ये आएगा 22,944, करेक्ट। अब हम निकालते हैं 14% पे एनपीवी, और फॉर्मूला लगा देंगे। आप लोग फटाफट लिखना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इजिली कर देता हूँ। 14% के लिए 14% पे ये फैक्टर चेंज करनी पड़ेगी, और प्रेजेंट वैल्यू भी चेंज आएगा 14% पे, ठीक है, तो ये भी थोड़ा चेंज आएगा। चलो, 14% का देखो, एट 14%, यहाँ पे क्या लिखोगे? एट 14%। 14% का फैक्टर देखो, 0.877, 769,
675 592। लास्ट वाले साल के लिए 590। ये तीनों पांचवें साल में आ रहा है तो तीनों के लिए सेम फैक्टर। मैं क्या करूंगा, तीनों को इंटू करके एक ही बार में लिख दूंगा। चलो फटाफट से करो। 877 ये आएगा 70,160। दूसरा है 80,000 इंटू 0.769 61,520। थर्ड है 80,000 इंटू 54,592 47,360। अगला है 74,736। टोटल है 3,07,776। इसमें से 3,20,000 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 12,224 निगेटिव में। जरा बताना IRR का फॉर्मूला ऊपर पढ़ाया था, लोअर रेट। देखो NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाई NPV एट लोअर रेट माइनस NPV हायर रेट पे इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट कितना है 10%। एन दूसरा हाँ लोअर रेट कितना है 10%। NPV एट लोअर रेट बताना जरा। लोअर रेट 10% पे NPV कितना है 22,944। 22,944 डिवाइड बाई NPV एट लोअर रेट 22,944 माइनस NPV एट हायर रेट। हायर रेट पे NPV कितना है -224। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिख दूंगा प्लस 12,224 इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। हायर रेट 14% है, लोअर रेट 10% है, तो डिफरेंस कितना आएगा 14 माइनस 10 करो तो 10% प्लस 2.61 ये आएगा, ये आ गया 12.61%। ठीक है, चलो समझ में आया। IRR सिंपल है। IRR का मतलब एक लेसर कितना रिटर्न कमा रहा है उस लीज एग्रीमेंट से। कैसे निकलेगा, सारे इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कर दो, ठीक है, 2 रेट पे, आउटफ्लो घटा दो। आउटफ्लो मतलब जो नेट इन्वेस्टमेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का, किसी भी 2 रेट पे, और NPV ये IRR का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, चलो सिंपल सा है। इससे आगे अब क्या है अपना टॉपिक, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ये क्या है, ये मार्केट रेट है। कई बार हमें पता नहीं होता ना अकाउंटिंग के लिए कि इम्प्लीसिट रेट क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो कई बार हम इसको यूज कर लेते हैं। अगर इम्प्लीसिट रेट ताकि अवेलेबल ना हो या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू ना दे रहा हो तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा देखो, चलो एक बार फटाफट से जितना पढ़े हैं उतना रिवाइज करते हैं। फिलहाल हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक, यहाँ तक। अब थोड़ा ही बचा हुआ है नीचे, क्योंकि ये दोनों आने नहीं है कुछ, बस ये 2 टॉपिक बचा है, अकाउंटिंग और सेल्स एंड लीज बैक। फटाफट आओ। लीज एग्रीमेंट क्या है, लीज एग्रीमेंट तो लीज एग्रीमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है वेयर बाय लेसी कन्वे करता है राइट टू यूज द एसेट इन रिटर्न ऑफ पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट ओवर अ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। लीज 2 किस्म का होता है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। देखो फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर होता है इंसिडेंटल टू ऑनरशिप ऑफ एसेट, ऑपरेटिंग लीज में नहीं होता है। सिंपल रूप में एग्जांपल मैंने क्या समझाया था, टेम्पोररी रेंटिंग मान लो ऑपरेटिंग लीज का एग्जांपल, और फाइनेंस लीज जैसे कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में हम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर करके देते हैं तो उसको फाइनेंस लीज का। फिर मैंने बताया 5 ऐसे इंडिकेटर है जो फाइनेंस लीज के इंडिकेटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन करवाया भी अभी। बताओ, एक तो अगर लीज एग्रीमेंट के एंड में एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा अगर एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, तीसरा मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर्ड होता है लीज एग्रीमेंट से तब, चौथा अगर एंड में लेसी के पास ऑप्शन है एसेट को बाई करने का किस प्राइस पे, सब्सटेंशियली लोअर देन फेयर वैल्यू एंड इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन तब भी। और पांचवा और लास्ट इस पे तो क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट
सब्सटेंशियली इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। सब्सटेंशियली इक्वल मतलब जरूरी नहीं इक्वल हो, थोड़ा बहुत कम भी हो तो चलेगा, जनरली 90% से अबव हो तो आप लिख देना सब्सटेंशियली इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अकाउंटिंग ऑफ ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज बड़ा ही सिंपल है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या है, एक के लिए एक्सपेंस, लेसी के लिए, लेसर के लिए इनकम। और इनकम एक्सपेंस का अकाउंटिंग कैसे होता है, एक तो ड्यू का कि आप ड्यू की एंट्री पास करोगे, दूसरा रिसीव का, तीसरा पीएल में ट्रांसफर का, चौथा एसेट की डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, तो मैंने बताया लेसर क्लेम करेगा। ड्यू की एंट्री कैसे पास करेंगे, तो एएस कहता है, एएस 19 कहता है कि जो रिसीव हुआ ना उसको मत ध्यान दो, टोटल लीज एग्रीमेंट को एसएलएम बेसिस पे यानी कि लीज टेन्योर से डिवाइड करके स्ट्रेट लाइन में निकाल लो, या फिर सिस्टमैटिक एलोकेशन बेसिस पे वैसे आप लीज रेंटल को इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। अभी लेसी के बुक में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी लेसर की बुक में लीज रेंटल रिकॉग्नाइज करोगे, फिर रिसीव की एंट्री पास करोगे। अगर रिसीव उससे कम या ज्यादा है तो बैलेंस लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट में भेजोगे। थर्ड में जो इनकम आपने वन में एक्रू किया था, जो इनकम आपने पहले एंट्री में एक्रू किया था, उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर करोगे। लेसी जस्ट इसका उल्टा एंट्री पास करेगा, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस है ना, सेम चीज, एक्सपेंस बुक करेगा, नंबर 1 ड्यू की एंट्री पास करेगा, नंबर 2 पे का एंट्री पास करेगा। वहां पे अगर कम या ज्यादा वो पे करता है तो वो लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगी, ठीक है। उसके लिए लीज इक्विलाइजेशन प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग का काम करता है, ठीक। और जो खर्चा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भेजेगा। उसके बाद मैंने बताया कि फाइनेंस लीज पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नंबर 1 रेसिडुअल वैल्यू, ये फेयर वैल्यू है एसेट का कि एंड में, लीज पीरियड के एंड में फेयर वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये गारंटेड एंड नॉन गारंटेड दो पार्ट में बांट सकते हो। गारंटेड मतलब जो कि लेसी गारंटी दिया है कि इतना वैल्यू मैं आपको रिटर्न करूंगा लीज पीरियड के एंड में। अनगारंटेड मतलब जो वो रेसिडुअल पार्ट जो अनगारंटेड रह गया हो, ठीक है। बेच के जरूरी नहीं कि अनगारंटेड अमाउंट रिसीव हो, कई बार पूरा रिसीव हो जाता है, कई बार कम रिसीव होता है, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट, लेसी क्या मिनिमम लीज पेमेंट करेगा, लेसी कितना लीज एग्रीमेंट में पेमेंट करेगा, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये मिनिमम लीज पेमेंट है। इससे कम पेमेंट में तो लेसर अपना एसेट देगा ही नहीं। एक तो लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। दूसरा ग्रोस इन्वेस्टमेंट, टोटल इनफ्लो, तो देखो एक तो लीज रेंटल आ रहा है, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू आ रहा है एंड में, प्लस कुछ अनगारंटेड अमाउंट भी रिकवर करेंगे, ठीक है। तीनों जोड़ दोगे तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट आएगा। नेट इन्वेस्टमेंट, एक तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का पीवी आईआरआर पे, आईआरआर रेट पे, तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। या फिर ना दिया हो तो क्या लिखेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो है ना, आज के डेट में एसेट का कॉस्ट जो कि आउटफ्लो है एसेट के लिए, तो उतना आपको नेट इन्वेस्टमेंट होगा। अगला अर्नड फाइनेंस इनकम, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस यही तो हम कमाने वाले हैं, पर अर्नड क्यों मैंने बताया, क्योंकि ये ओवर लीज पीरियड हम कमाने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है जो एक लेसर कमा रहा है अपने लीज एसेट से, ठीक है। कैसे निकलता है, आईआरआर के फॉर्मूले से, आईआरआर ही तो बोलते हैं इसको दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। आईआरआर का फॉर्मूला हमने कैसे पढ़ा, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। इस पे क्वेश्चन है, करवा दिया मैंने। अर्नड फाइनेंस इनकम पे भी क्वेश्चन था, करा दिया। और बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो लीज जो एएस है ना, इसको दो पार्ट में पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना है, अपलोड भी इस पूरे वीडियो को दो पार्ट में ब्रेक करके किया जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब दूसरा अपलोड पार्ट हो जाएगा तो उसको पढ़ना है आपको, क्योंकि थोड़ा ये अकाउंटिंग बड़ा है, प्लस इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा है, ठीक है। लेक्चर कंटिन्यूड रहेगा। सेकेंड पार्ट में बचा हुआ फाइनेंस का, लीज का अकाउंटिंग एंड सेल्स एंड लीज बैक जो टॉपिक अपना रह रहा है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं।